गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी के मध्य आज मैं म्यूजिक मॉक टेस्ट बीपीएससी म्यूजिक टीआरई 3rd और 4 के लिए टीजीटी पीजीटी एनसीईआरटी पर आधारित संगीत के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। अभी तक हमने आपको तीन सेट करा चुके हैं और ये चौथा सेट है। इस सेट के अंतर्गत भी हम आपको 20 प्रश्न कराएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 15 सेकंड दिया जाएगा। आप सभी को बताते चलें कि 2 सेट हमने ऑनलाइन लाइव मॉक टेस्ट कराया था अपने यूट्यूब चैनल पर, और तीसरा सेट जो है कि आपके मध्य जो है कि हमने वीडियो अपलोड किया, और चौथा सेट भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। किसी कारणवश जो है कि वीडियो लाइव सेशन जो है कि मैं आप सभी के मध्य नहीं आ पा रहा हूं। जैसे ये प्रॉब्लम समस्या दूर होती है मैं आप सभी के मध्य लाइव सेशन जरूर आऊँगा। तब तक जो कि हम आप सभी के मध्य वीडियो के माध्यम से उपस्थित होते रहेंगे। हर रोज आपको जो है कि प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष दिया जाएगा, और 20 प्रश्न है इस श्रृंखला के अंतर्गत। आज का जो टेस्ट है उसमें 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 15 सेकंड आपको दिया जाएगा, और 15 सेकंड बाद आप अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। आपको जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका आंसर है उसके बाद जो आंसर दिया जाएगा उससे आप मिलाइएगा कि आपके प्रश्न सही हैं या नहीं सही हैं। और उसके बाद जो है कि आपको जो अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी आप जवाब अपने कमेंट के माध्यम से देंगे। तो एक सूचना पहले सबसे पहले हम आपको दे दें कि बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी म्यूजिक प्रैक्टिस सेट 2024 लॉन्च कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको 4 सेट दिया जा रहा है और प्रत्येक सेट में 80 क्वेश्चन है। ये 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, जैसा बीपीएससी में पूछा जाता है उसी के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं, और पूरे प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित होंगे। और यह जो आप मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे वो केवल हमारे एप्लीकेशन एके म्यूजिक क्लासेस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन मोड आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहां से एके म्यूजिक क्लासेस लिखिएगा। ये जो लोगो है यही लोगो का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज में जाइएगा, और वहां पर जो है कि आपको म्यूजिक टीजीटी पीजीटी म्यूजिक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट 2024 का है, उस पर आप क्लिक करेंगे। एकदम नीचे आई एम इंटरेस्टेड आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर जो है कि एक लिंक जनरेट होके जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप पेमेंट अपना करेंगे। और इस मॉक टेस्ट का, इस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का जो फीस रखा गया है वो मात्र 99 रुपीस रखा गया है। मात्र 99 रुपए में आपको 4 सेट दिया जा रहा है। आप इस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। 80 में से 4 सेट है, मतलब 300 टोटल आपको जो प्रश्नों की संख्या दी जा रही है वो है 320 प्रश्न है। और उसमें से आप ये देखिए कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो, हर सेट में कितने नंबर आप ला पा रहे हो, तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए इसी सूचना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न आप सभी के मध्य प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है कि कृष्ट स्वर होता है। कृष्ट स्वर क्या होता है? सबसे ऊंचा स्वर है, नीचा स्वर है, मध्यम स्वर है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि ये कृष्ट स्वर क्या होता है भाई। ये ऊंचा होता है कि नीचा होता है कि मध्यम होता है, एक से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो किस प्रकार का यह स्वर माना जाता है? ये आप जानते हैं कृष्ट स्वर कैसा स्वर है। ये वैदिक कालीन सप्त वैदिक स्वरों में से एक स्वर है। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है देखिए ए, सबसे ऊंचा स्वर। सप्तवैदिक कालीन में सबसे ऊंचा स्वर जो माना जाता है वो आपका कृष्ट माना जाता है। तो 7 सप्तवैदिक स्वरों में कृष्टादि स्वर जिसे आप कहते हो, तो उसमें सबसे नीचा स्वर कौन सा होता है? ऊंचा तो सबसे आपका कृष्ट का हो गया, और सबसे नीचा स्वर कौन सा होगा ये आपको कमेंट में जवाब देना है। कमेंट में आप जवाब देंगे, आपको उसका मैं रिप्लाई करूंगा आपके। तो देखिए सबसे नीचा जो स्वर होता है वो आपका कौन सा होता है भाई? वो आपका अतिस्वार्य होता है। कौन सा? अतिस्वार्य। ये आपका सबसे नीचा होता है। सबसे ऊंचा कृष्ट और सबसे नीचा जो है कि अतिस्वार्य होता है। अब सप्तवैदिक स्वर आपने सुना होगा, कौन सा? सप्तवैदिक स्वर। सप्तवैदिक स्वर जरा
सप्त वैदिक स्वरों के नाम आप लोग बताइए कि सातों वैदिक स्वर के क्या कौन कौन से सातों वैदिक स्वर थे। चलिए पहला कमेंट में आप लोग नाम जरूर लिखिएगा। पहला जो था वो आपका क्रुष्ट, क्या क्रुष्ट। दूसरा आपका आ जाता है प्रथम, तीसरा आ जाता है द्वितीय, चौथा आ जाता है तृतीय, पांचवा आ जाता है आपका पांचवा स्वर क्या है भाई, चतुर्थ, और पांचवा छठा जो है आपका मंद्र, और सातवां जो है अतिस्वार्य, अतिस्वार्य। तो ये सात जो है सप्त वैदिक स्वर यही सात हैं, ठीक है। कृष्ण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अतिस्वार्य। और कृष्ण जो होता है वो सबसे ऊंचा स्वर होता है और अतिस्वार्य जो होता है वो सबसे नीचा स्वर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, अनुप विलास ग्रंथ में श्रुति के कितने प्रकार कहे हैं? कितने प्रकार माना गया है? 1 2 3 4, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। समय प्रारंभ होता है कि अनुप संगीत विलास, आपको बताना है कि श्रुति के कितने प्रकार कहे गए हैं। 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, 4 प्रकार है, कितने प्रकार माने गए। और ये भी आपको बताना है अनुप संगीत अनुप विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। देखिए इस प्रश्न का समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ए, 2 प्रकार का होता है। अब आपने बता दिया है कि अनुप विलास ग्रंथ में श्रुति 2 प्रकार की होती है। भाई कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है ये आपको बताना है। तो श्रुतियों के 2 प्रकार जो इन्होंने माना है वो पहला है गात्रक, क्या कहते हैं, गात्रक। और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं पंत्रक। गात्रक और पंत्रक ये 2 प्रकार की श्रुति जो है अनुप विलास में प्राप्त होता है। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अनुप विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। लेखक या कहिए आप ग्रंथकार कौन है। चलिए कौन है भाई, कमेंट में आप सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि अनुप विलास ग्रंथ के लेखक जो है भाव भट्ट जी हैं। कौन है, भाव भट्ट, ठीक है। भाव भट्ट ने अनुप विलास ग्रंथ के अतिरिक्त कुछ और ग्रंथों का लेखन कार्य किया था। वो कौन सा था, चलिए वो कौन सा ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने जो ग्रंथ का लेखन कार्य किए थे वो है आपका अनुप संगीत रत्नाकर, अनुप संगीत रत्नाकर, और दूसरा जो है आपका संगीत अनुपांकुश, संगीत अनुपांकुश, अनुपांकुश। ये जो है कि ये 3 ग्रंथ अनुप विलास, अनुप संगीत रत्नाकर, संगीत अनुपांकुश, ये तीनों ग्रंथ जो है लेखक भाव भट्ट द्वारा लिखा गया। इन तीनों ग्रंथों का जो रचना काल मिलता है वो कब कब मिलता है, जरा ये कब से कब तक का जो समय काल है वो जो है उन समय काल के अंतर्गत इन तीनों ग्रंथों का रचना काल किया गया है। जरा वो कमेंट में आप लोग बताइएगा। देखिए जो समय काल इन तीनों ग्रंथों का जो मिलता है वो मिलता है आपका 1674 से जो है 1709 ईस्वी के मध्य जो है ये तीनों ग्रंथों की रचना हुआ है। चलिए यहाँ पे श्रुति की बात हो रही थी, तो अनुप संगीत विलास में जो अनुप संगीत विलास है या अनुप विलास जो ग्रंथ है उसमें कितने श्रुति बताई गई हैं। चलिए श्रुतियां कितनी बताई गई ये कमेंट में आप लोग बताना है। इस ग्रंथ में श्रुति, देखिए इस ग्रंथ में जो श्रुति की संख्या बताएगी वो टोटल 22 श्रुति बताई गई है। कितना, टोटल आपको 22 श्रुतियां प्राप्त होती हैं। क्लियर, एनी डाउट? यदि किसी भी प्रश्न पर आप सभी विद्यार्थियों को कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। अब देखिए भैया राधा गोविंद संगीत सार के अध्यायों की संख्या आपको बताना है कितने हैं, 5 6 7, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए भाई फटाफट। और इस ग्रंथ का समय काल जरूर बताइएगा
कि यह ग्रंथ जो है कब लिखा गया था और इस ग्रंथ के लेखक कौन है ये भी आपको बताना है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी इज राइट आंसर। 7 अध्याय राधा गोविंद संगीत सार में मिलता है और इस ग्रंथ के राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ के जो लेखक हैं सवाई प्रताप सिंह देव। सवाई प्रताप सिंह देव। चलिए अब बात ये आती है कि भाई राधा गोविंद संगीत सार में 7 अध्याय मिलते हैं, तो 7 अध्याय कौन कौन से हैं जरा कमेंट में आप लोग बता दीजिए भाई। जो 7 अध्याय मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला अध्याय है इनका स्वर, स्वर से संबंधित। दूसरा वाद्य, तीसरा नृत्य, चौथा प्रकीर्ण, पांचवा जो है प्रबंध और छठा जो है ताल और 7वां जो अध्याय है वो आपका राग से संबंधित यह अध्याय आपके प्राप्त होते हैं। ये टोटल आपके 7 अध्याय दिए गए हैं। अब एक प्रश्न आपको यहां से ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि जो रागा अध्याय है राधा गोविंद संगीत सार में कितने रागों का परिचय दिया गया है, कितने रागों का। तो यहां पे जो है कि इन्होंने 208 रागों का परिचय, कितना 208 रागों का परिचय दिए हैं। ठीक है, और रागों को कितने वर्गों में बांटा है इन्होंने, रागों को 3 वर्गों में बांटा है। रागों को विभक्त किया है 3 भागों में। एक तो इन्होंने शुद्ध में बांटा है, शुद्ध राग, दूसरा छायालग और तीसरा जो है संकीर्ण। इन तीनों में जो है इन तीनों वर्गों में 208 रागों का परिचय आपका प्राप्त होता है। इन्होंने रागों को 3 वर्ग शुद्ध, छायालग और संकीर्ण भागों में जो विभक्त किया गया है। देखिए यहां से आपको प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने 14 गीतक, कितने गीतकों का वर्णन किए हैं, 14 गीतकों का वर्णन जो है इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। कितने गीतकों का, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ में किस अध्याय में वाद्यों के 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है। तो वो आपका कौन सा अध्याय है, 4 वाद्यों का वर्णन, ततघन अवनत सुशिर, उसका जो वर्णन मिलता है आपका वाद्याध्याय में प्राप्त होता है। तो 14 जो है कि गीतक प्राप्त होते हैं। क्लियर, एनी डाउट? यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, निम्न में से पटियाला घराने के गायक कलाकार हैं। अब आपको यह बताना है कि पटियाला घराने के कौन कौन से गायक कलाकार हैं। बड़े गुलाम अली, प्रसून जोशी, अमान अली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है अब। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए भाई, पटियाला घराने के कलाकार पूछा जा रहा है आप लोगों से। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका 1 से अधिक जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो बड़े गुलाम अली खां साहब और प्रसून जोशी और अमान अली खां साहब, ये तीनों लोग जो है, ठीक है, तो ये जो है कि आपके तीनों कलाकार जो हैं पटियाला घराने के कलाकार रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राग आशावरी से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। इस राग का वादी संवादी गद्य है, जाति संपूर्ण औरव है, गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन जो है ये आपका जो है आशावरी से संबंधित सत्य है। चलिए आपको ये बताना है कि आशावरी से संबंधित कथन कौन सा सत्य माना जाएगा। आपको ये बताना है कि भाई वादी संवादी जो है, इस राग का वादी संवादी गद्य है और जाति जो है संपूर्ण औरव, गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
चलिए बताइए फटाफट। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका इस कौन सा होगा भाई? वादी संवादी गधा बोला जा रहा है आसावरी का, ठीक है, और जाति संपूर्ण अवयव बोला जा रहा है, और गायन समय इसका जो है आपका रात्रि का द्वितीय प्रहर। तो इसमें से जो आपका कथन है, क्या कथन होगा? इनमें से कोई नहीं, कोई कथन जो है सत्य नहीं प्राप्त होता है। ई इज राइट आंसर। जस्ट इसका विपरीत है। देखिए वादी संवादी जो है राग आसावरी, ये आसावरी थाट से संबंधित है, आसावरी थाट से, और इसका इस राग का जो वादी स्वर है, वादी क्या है भाई? वादी आपका धैवत है और संवादी जो है आपका गंधार है। ये आपका गलत है। इसका वादी संवादी जो गधा नहीं होता है, ठीक है, वादी संवादी धैगा होता है। जाति, जाति भी गलत है। अगर इसकी बात जाति की बात कही जाए तो जाति इसका क्या हो जाएगा? औड़ो संपूर्ण, औड़ो संपूर्ण। राग आसावरी की जो जाति होगी वो औड़ो संपूर्ण होगा। अब औड़ो संपूर्ण है तो एक प्रश्न यहां पे और ये उठ सकता है कि आरोह में, राग आसावरी के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित होता है? तो वर्जित जो स्वर है, वर्जित स्वर भाई देख लो, आरोह में वर्जित स्वर आपका गैनी होता है, गांधार, और निषाद स्वर जो है वर्जित होता है। अब इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर यहां पे दिया जा रहा है, ये भी गलत है आपका, ये भी सत्य कथन नहीं है आसावरी से। तो ये भी आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा दिन का द्वितीय प्रहर। क्या हो जाएगा? दिन का सेकंड प्रहर, ठीक है, दिन का सेकंड प्रहर आपका इसका गायन समय हो जाता है। और इसका समप्रकृत राग कौन सा है? चलिए समप्रकृत राग की जरा बात कर लिया जाए। इसका जरा समप्रकृत राग आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई, कमेंट में बताइएगा आप लोग समप्रकृत राग। देखिए इसका जो समप्रकृत राग है वो है आपका कौन सा? जौनपुरी समप्रकृति राग। समप्रकृति राग जो है इसका जौनपुरी है, राग जौनपुरी। और जौनपुरी में क्या क्या कॉमन चीजें हैं अगर देखा जाए तो कॉमन चीजें आपका इसकी जाति जौनपुरी राग की जो थाट है वो आसावरी थाट है, वादी संवादी समान है, धैगा वादी संवादी है। और राग जौनपुरी का जो गायन समय है, राग जौनपुरी का गायन समय भी समान है, दिन का सेकंड प्रहर है। लेकिन जाति में इसके डिफरेंट दिखता है। जाति क्या है? शाड़व और संपूर्ण हो जाता है इसका गायन समय, जाति राग जौनपुरी की जाति जो है शाड़व संपूर्ण, इसके आरोह में जो होता है वो गांधार स्वर वर्जित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बागेश्वरी राग के अवरोह में यदि कोमल गांधार जो शुद्ध कर दिया जाए, कोमल गांधार को शुद्ध कर दिया जाए तो किस राग के स्वर प्राप्त होते हैं? काफी, खमाज, बिलावल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, जिसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए अब ये आपको बताना है कि अगर राग बागेश्वरी और ये भी आपको बताना है कि बागेश्वरी किस थाट का राग है, बागेश्वरी किस थाट का राग है ये भी आपको बताना है। चलिए देखिए, क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बागेश्वरी राग है, बागेश्वरी में कोमल स्वर कौन कौन से लगते हैं? कोमल स्वर आपके गांधार और निषाद कोमल लगते हैं। यदि इसको हम शुद्ध कर दिया जाए अवरोह, क्योंकि इसकी जो जाति होती है बागेश्वरी की जाति अगर देखा जाए, जाति ये आपका क्या है? औड़व संपूर्ण है, औड़व संपूर्ण है। तो अब जब क्योंकि संपूर्ण तो सारे स्वर लगेंगे अवरोह में, तो सातों स्वर में अगर कोमल गांधार को शुद्ध कर दिया जाए तो भाई नी कोमल किस में आता है? तो नी कोमल आपका खमाज में आता है, ठीक है। खमाज में आपका निषाद कोमल हो जाता है, क्योंकि शाड़व संपूर्ण होता है, शाड़व संपूर्ण इसकी भी जाति होती है खमाज की। तो ये अवरोह के स्वर जो हैं, जो आपके अवरोह के स्वर प्राप्त होंगे वो किसका मिलेगा? खमाज का मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बागेश्वरी, आपको हमने एक प्रश्न और पूछा था कि बागेश्वरी जो है वो किस थाट का राग है? तो बागेश्वरी जो है आपका काफी थाट का राग है। किसका? काफी थाट का राग माना जाता है। क्लियर? अब ये देखिए
कि ये आपका बागेश्वरी की थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि बागेश्वरी की जाति जो है अवरोह संपूर्ण है। तो यदि अवरोह संपूर्ण है तो मतलब कि इसके अवरोह में को 2 स्वर, मतलब अवरोह का मतलब 5 स्वरों का प्रयोग होता है। तो इसके आरोह में 5 स्वर प्रयोग होते, 2 स्वर आखिर कौन कौन से वर्जित हैं ये आपको बताना है। बागेश्वरी में आरोह में जो वर्जित स्वर हैं इसके रेप है, ऋषभ और पंचम स्वर जो है वो आपके वर्जित होते हैं। क्लियर। अब गायन समय, इसकी बागेश्वरी का गायन समय क्या होता है भाई? रात्रि का सेकंड प्रहर होता है। इसका अगर हम गायन समय की बात करें, गायन समय की, तो ये आपका रात्रि का सेकंड प्रहर होता है। क्या होता है? सेकंड प्रहर बागेश्वरी। अब बात आती है, ये तो बागेश्वरी की कुछ चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि बागेश्वरी का समप्रकृति राग कौन सा है? समप्रकृति राग कौन सा है? तो इसका समप्रकृति राग जो है आपका भीमपलासी है। भीमपलासी समप्रकृत राग है किसका? बागेश्वरी का। ठीक है। अब बात आती है खमाज। आपको हमने एक 2 और राग हैं, वो है आपका एक खमाज राग है। जरा खमाज के बारे में कुछ आप प्रश्न देख लीजिए। खमाज, सबसे पहले तो खमाज जो है इसका थाट क्या है? किस थाट का राग है खमाज? आप जानते हैं खमाज थाट का राग है। और इसमें जो आपका खमाज है खमाज में कौन सा स्वर लगता है भाई? अवरोह में कोमल निषाद लगता है। ठीक है। स्वर, इसमें कोमल नी का प्रयोग होता है। जाति इसकी क्या होती है? चलिए, जाति, खमाज की जाति षाड़व संपूर्ण, षाड़व संपूर्ण इसकी जाति होती है। यदि जाति षाड़व संपूर्ण है तो वर्जित स्वर क्या होगा? वर्जित स्वर। वर्जित स्वर कहां पे? षाड़व मतलब आरोह में। आरोह में जो इसका वर्जित स्वर होगा वो आपका क्या है? ऋषभ आपका वर्जित हो जाएगा। ऋषभ स्वर वर्जित हो जाएगा और अवरोह में 7 स्वरों का पूरा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और इसका गायन समय क्या है? गायन समय, चलिए गायन समय बताइए। राग खमाज का गायन समय जो है वो आपका रात्रि का सेकंड प्रहर है। रात्रि का सेकंड प्रहर, रात्रि के सेकंड प्रहर में यह राग जो है गाया जाता है। और इसका समप्रकृति राग जो है, समप्रकृत राग, इसका क्या है? समप्रकृति राग तिलंग है खमाज का, तिलंग। चलिए, एक और इसमें से आपका एक चीज छोड़ा गया है, वो है आपका वादी संवादी। तो राग खमाज का वादी स्वर क्या है और संवादी स्वर क्या है, इसे जरूर देख के जाइएगा। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं वो सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। देखिए, इसका जो गांधार और निषाद, गैनी जो है कि इसका वादी संवादी होता है। ठीक है। गांधार और निषाद खमाज में होता है। ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, एक सूचना है, बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती बैच 2024 का बैच प्रारंभ हो चुका है, जो 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। इसमें आपको लाइव क्लास, कोर्स वैलिडिटी 6 मंथ और क्लास ड्यूरेशन 60 मिनट, स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ और वीडियो, ठीक है, वीडियो दोनों प्राप्त होगा। वीकली टेस्ट लिया जाएगा। फुल कोर्स आपका 999 रुपए का फुल कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी करना चाहते हैं संगीत विषय से, वो एके म्यूजिक क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और इस क्लास में आप लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज अभी जो है कि दोपहर में 12 बजे के बाद आपका स्टेट का रिजल्ट, स्टेट का आंसर की आ जाएगा। आप मिलाने के बाद मिला लीजिएगा कि कितने कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। यदि कोई भी प्रश्न
आपको डाउट लगता है किस पर क्लेम करना है, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, उस व्हाट्सएप पर आप पेपर भेजिएगा तो हम आपको बता देंगे किस नंबर पर आपको किस क्वेश्चन पर आपको क्लेम करना है, जिससे आप अपनी सहभागिता, आप अपना रिजल्ट्स और पुख्ता से मजबूत कर सकें। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बागेश्वरी का वादी स्वर निम्न में से क्या? ऊपर हमने आपको बागेश्वरी का वादी स्वर बताया है, तो यहां पे आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बागेश्वरी का वादी स्वर क्या होगा? चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए, इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि बागेश्वरी का वादी स्वर क्या है? मध्यम, पंचम, मध्यम, षडज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे वादी स्वर पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका बागेश्वरी का वादी स्वर आपका मध्यम है, और संवादी स्वर क्या है? ये षडज, षडज क्या है? संवादी स्वर है, षडज आपका संवादी स्वर है। बागेश्वरी, हमने उधर थाट की भी बात की थी कि किस थाट का राग है, ठीक है। चलिए थाट हमने पूछा था, गायन समय भी आपको बता दिया था कि गायन समय कब होता है इसका, बागेश्वरी का रात्रि का सेकंड प्रहर होता है, भीमपलासी संप्रकृति राग होता है, मैसावादी संवादी, आरोह में जो है कि रेप वर्जित होता है, इसकी जाति जो होती है और संपूर्ण होती है, ठीक है, और ये काफी थाट का राग है बागेश्वरी। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न है मप धम गम गरेशा, जिसमें आपका गांधार जो है कोमल है, यह स्वरावली किस राग को प्रदर्शित करता है? अब यहां पर देखिए केदार, बिलावल, बागेश्वरी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, जिसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आप विकल्पों की मदद से कैसे आप लगाओगे। पहले तो इन रागों के थाट देख लीजिए, किस थाट के राग हैं ये, जिससे आपका केदार जो है कल्याण थाट का राग है, कल्याण, बिलावल, बिलावल, और बागेश्वरी जो है आपका, बागेश्वरी किसका है भैया? बागेश्वरी जो है आपका काफी का है। अब इसमें तीव्र जो आपका विकृत स्वर कौन कौन से प्रयोग होते हैं ये देखिए, कल्याण में केवल आपका तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, ठीक है, तो केदार तीव्र मध्यम तो है या नहीं, शुद्ध मध्यम का यहां पे प्रयोग किया गया है, तो केदार आपका गया। बिलावल में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, सभी शुद्ध स्वर होते हैं। अब यहां पे कोमल है तो बिलावल भी गया, तो बचा भैया बागेश्वरी। काफी है, काफी में आपका गनी कोमल होता है, गनी कोमल स्वर लगता है काफी के अंतर्गत। क्लियर? अब देखिए यहां पे आपका गांधार कोमल दिख रहा है, तो आप किसके साथ जाओगे? बागेश्वरी के साथ जाओगे, ठीक है, बागेश्वरी के साथ हम जाएंगे। यहां पे आपका ये जो हो जाएगा मप धम गम गरेशा, ये स्वरावली जो है कि बागेश्वरी को इंडिकेट करता है। यहां पर निषाद स्वर का निषाद स्वर नहीं दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे खंड दिए जाते हैं, उन्हीं छोटे छोटे खंडों से आपको रागों को, स्वरावलियों के द्वारा रागों को पहचानना होता है। तो आपको जब भी इस तरीके के प्रश्न मिले तो पहला ट्रिक यही लगाइएगा कि सबसे पहले वो राग किस थाट के अंतर्गत आ रहे हैं, उस थाट में कौन से विकृत स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, देश के अवरोह में कितने स्वर का प्रयोग होता है? 5, 6, 7, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है देश जो राग है उसके अवरोह में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। देसी नहीं, देश है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इस प्रश्न का और इसका थाट बताना है, आपको जाति बताना है। चलिए देखिए इसके जब आपको यदि इस राग की अगर जाति आपको पता है तभी आप इस प्रश्न को राइट कर सकते हो। सबसे पहले इस राग की जाति आप बताइए, जाति, देश की जाति क्या है। अगर आपको जाति पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो, और अगर जाति पता है तो तभी आप इस प्रश्न को राइट कर सकते हो। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि देश की जाति क्या है, तो वो है आपका अवड़व संपूर्ण। क्या है?
अवड़व संपूर्ण। अब पूछ का क्या रहा है भैया, अवरोह में पूछ रहा है, तो अवरोह का मतलब ये आपका आरोह हो गया, ये अवरोह हो गया। तो अवरोह में कितने स्वर, अवरोह का मतलब होता है 5 स्वर और अवरोह संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर, मतलब अवरोह में कितने स्वर होंगे, 7 स्वर होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को देखना पड़ेगा। अब चलिए थाट पे जरा चलते हैं। थाट, थाट क्या है, देश, देश का थाट क्या है, खमाज। और अब इसका जो है कि थाट वादी स्वर क्या है, चलिए वादी स्वर भैया बता दीजिए। वादी जो है ऋषभ, और संवादी जो होता है वो आपका क्या है, पंचम है। रेपा वादी संवादी है, ठीक है। वादी संवादी जो है रेपा है, और इसके बाद आपका, क्योंकि आपका जो देश है उसका अवरोह में अवड़व जाती है, तो सॉरी आरोह में अवड़व जाती है, तो आरोह में कौन सा स्वर वर्जित होगा, आरोह में वर्जित स्वर। चलिए बताइए आरोह में कौन सा स्वर वर्जित होगा, क्योंकि अवड़व है, आरोह में 5 स्वर का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो वर्जित स्वर हैं वो आपके क्या है, गांधार और धैवत। ये 2 स्वर जो है वर्जित किए गए हैं, ठीक है। और इसका गायन समय क्या है, देश का गायन समय, गायन समय, गायन समय बताइएगा इसका, जो है कि रात्रि का सेकंड प्रहर है देश का, रात्रि का सेकंड प्रहर, रात्रि का सेकंड प्रहर देश का गायन समय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। राग देश का संवादी स्वर निम्न में से क्या है। अब देखिए ऊपर हमने आपको बता दिया है, यहां पे इस प्रश्न का जवाब तो आपका सही हो ही जाना चाहिए। राग देश का संवादी स्वर निम्न में से क्या है, ग रे म, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आखिर संवादी स्वर। चलिए सारी चीजें बता दें, यहां पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। संवादी पूछ रहा है, तो संवादी आपका क्या है भैया, संवादी इनमें से कोई नहीं है। देश का, अरे भाई गरे में वादी थोड़ा पूछ रहा है आपको, आपको तो संवादी बताना है, इनमें से कोई नहीं। तो संवादी क्या है, राग देश का संवादी क्या है, तो संवादी की अगर बात किया जाए तो वो आपका पंचम है। वादी क्या था, वादी आपका ऋषभ था, ठीक है। रेपा वादी संवादी था, तो यहां पे ऑप्शन में आपका पंचम है ही नहीं, तो आप किसके साथ जाओगे, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन के साथ जाओगे, ठीक है। तो देश, राग देश का संप्रकृत राग, संप्रकृत राग क्या है, चलिए संप्रकृत राग जो है तिलक कामोद है, तिलक कामोद, ठीक है। तिलक कामोद इसका संप्रकृत राग है। इसकी प्रकृति कैसी है, इस राग की प्रकृति कैसी है, राग देश की प्रकृति जो है वो चंचल प्रकृति की राग, चंचल प्रकृति का राग माना जाता है राग देश। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे 11वां क्वेश्चन है, राग मालकौंस किस थाट का राग है, भैरव, बिहाग, भैरवी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है अब। राग मालकौंस किस थाट के अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए। देखिए समय समाप्त होता है इस प्रश्न का। अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका सी इज राइट आंसर, भैरवी। राग मालकौंस जो होता है वो भैरवी थाट के अंतर्गत होता है, और भैरव, भैरव राग का होता है। आपको कमेंट में ये बताना है, इसका जवाब हम नहीं देंगे। राग बिहाग जो है, राग बिहाग किस थाट के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है, राग बिहाग, ठीक है। राग बिहाग किस थाट के अंतर्गत आता है, भैरवी, अगर हम कहें भैरवी राग जो है ये भैरवी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए जरा राग मालकौंस की बात कर लीजिए, थाट तो हो ही गया, जरा जाति बताइए इसका, इस राग की जाति क्या है। तो इसकी जो जाति है अवड़व है, अवड़व। इसका अवड़व का मतलब है कि आरोह अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है आपका। और इसमें वर्जित स्वर क्या है भाई, वर्जित स्वर
दोनों में वर्जित स्वर जो है आपका रेपा है। वादी स्वर क्या है मालकौंस का? वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर जो है आपका वो आपका षडज हो जाता है। इसका समप्रकृत राग क्या है? समप्रकृति राग, समप्रकृति राग इसका जो है आपका चंद्रकौंस है। चंद्रकौंस। आपने एक चीज सुना होगा कि मालकौंस के कोमल निषाद को शुद्ध करने पर चंद्रकौंस आपका बन जाता है। केवल अंतर यही है, मालकौंस और चंद्रकौंस में यही अंतर है कि मालकौंस का जो कोमल निषाद होता है उसको यदि शुद्ध कर दो तो चंद्रकौंस बन जाता है। क्लियर? चलिए, बिहाग आपको हमने पूछा था बिहाग किस थाट का राग है, तो बिहाग आपका बिलावल का है। किसका है? बिलावल का माना जाता है बिहाग। राग बिहाग जो है बिलावल थाट का। नेक्स्ट, राग काफी में गाया जाता है होरी, दादरा, ठुमरी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है, इसका समय प्रारंभ हो चुका है कि राग काफी जो है आप क्या गाया जाता है उसके अंतर्गत। होरी गाई जाती है कि दादरा, कि ठुमरी, कि एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। और अब यहां पे आपको देखिए जो आपको बताना है, देखिए काफी का थाट बताइए। राग काफी का थाट वादी, संवादी, जाति, ठीक है, ये सब आपको बताना है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो आपका एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक। डी इज राइट आंसर। एक से अधिक राइट आंसर। होरी भी गाई जाती है, दादरा भी और ठुमरी भी, ये तीनों गायन शैलियां जो है कि राग काफी के अंतर्गत गाया जाता है। अब देखिए थाट क्या है? काफी। काफी काफी थाट का, इसको हम आश्रय राग भी कहते हैं। जिस राग के नाम पर थाट का नाम हो उसको हम आश्रय राग कहा जाता है। और इसकी वादी संवादी जो है, वादी पंचम, संवादी ऋषभ, पैरे जो है वादी संवादी होता है। और जाति इसकी संपूर्ण होती है, कोई भी स्वर आरोह अवरोह में कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता है। इसका गायन समय की अगर बात किया जाए, गायन समय मध्य रात्रि को यह राग गाया जाता है। कब गाया जाता है? मध्य रात्रि। आपसे पूछा जा सकता है निम्न से मध्य रात्रि को गाया जाने वाला राग कौन सा है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक सूचना देख लीजिए कि बिहार स्टेट और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी लाइव मॉक टेस्ट टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए बैच चल रहा है 1 मई से। लाइव मॉक टेस्ट कोर्स वैलिडिटी 6 महीना है और लाइव मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन पूरे सिलेबस के आधार पर है। क्लास ड्यूरेशन 60 मिनट। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ वीडियो सारी चीजें दी जाएंगी। वीकली 3 मॉक टेस्ट और केवल 599 रुपए में आपको पूरा ये क्लास दिया जा रहा है। 599 में जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो भी केवल हमारे मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी और बिहार स्टेट की, तो आप सभी लोग जरूर जो है कि ये बैच ज्वाइन कीजिए जिससे आपकी तैयारी में बेहतर ढंग से कर सकूं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल की सवा गुण कितनी मात्रा में आएगा आपको ये बताना है। 10 मात्रा में, 8 मात्रा में, 12 मात्रा में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जिसका समय प्रारंभ हो जाता है अब। कमेंट में आपको यह भी बताना है कि सवा गुण का मतलब क्या होता है। सवा गुण और पंचम सवारी ताल की मात्रा कितनी है ये हमने आपको बताया था। सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, आप सभी को कई बार बताया जा चुका है। चलिए देखिए इस प्रश्न का, देखिए पहले आप पंचम सवारी की मात्रा बताइए। पंचम सवारी, पंचम सवारी की मात्रा होती है 15। सवा गुण का मतलब होता है, सवा गुण का मतलब होता है 5/4 की लयकारी। तो अब 5/4 अर्थात कुआड़ भी आप कह सकते हो, कुआड़। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, किसी भी ताल की कुल मात्रा गुणे 4/5। तो ताल की मात्रा, सूत्र है ताल की मात्रा गुणे 4/5। तो आप 15 मात्रा 4/5 कर दो तो 15 चौका 60/5, तो ये आ जाएगा आपका 12 मात्रा में।
में। कितने मात्रा में आएगा? 12 मात्रा में पंचम सवारी ताल के एक आवर्तन की सवागुण आएगा। क्लियर? इसी तरीके से आप किसी भी ताल की सवागुण आप निकाल सकते हो। आपको यहां से पूछा जा सकता है सवागुण किससे संबंधित है, 5/4 से, 3/4 से, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीपचंदी ताल की जाति है, किस जाति की ताल आपकी दीपचंदी है? आपको बताना है खंड, मिश्र, संकीर्ण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। यह भी आपको जवाब देना है दीपचंदी ताल की मात्रा कितनी है। ठीक है, इस ताल की मात्रा, विभाग, ठीक है, विभाग और ताली, खाली, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है भाई? देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो आपका मिश्र। जरा ये आपका जो विकल्प दिया है खंड, मिश्र और संकीर्ण, इसकी मात्राएं कितनी होती हैं? खंड की 5 मात्रा, मिश्र जो होता है आपकी 7 मात्रा, संकीर्ण आपकी 9 मात्रा होती है। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि खंड की मात्रा कितनी होती है, मिश्र की मात्रा कितनी होती है, संकीर्ण की मात्रा कितनी होती है। तो अब देखिए हमने आपको प्रश्न किया था दीपचंदी की मात्रा, विभाग, ताली, खाली, तो मात्रा इसकी 14 होती है, विभाग 4 होता है, ताली 3 होता है, खाली 1 होता है। ठीक है, इसका छंद रूप जो चलता है, छंद रूप, तब विभागों में कैसा मात्राओं का क्रम कैसा चलता है वो भी आपको अगर आप पता है तो आप बताइएगा। 3 4 3 4 ये छंद चलता है। अब देखिए जो मिश्र होता है, मिश्र का मतलब होता है 7। ठीक है, जरा हम आपको बताते कैसे मिश्र होगा। ये मिश्र अंकित करता है 7 को। अगर आप 7 को तोड़ोगे तो 2 तरीके से आप तोड़ सकते हो, एक तो 3 4, दूसरा आपका 4 3, और एक आप तोड़ सकते हो 3 2 और 2। इस तरीके से आप तोड़ा जा सकता है। तो अगर किसी भी ताल में इस तरीके का छंद रूप देखता है, या 3 4 3 4, या 4 3 4 3 का, या 3 2 3 2 4 3, इस तरीके का आपको अगर किसी भी तालों में छंद रूप दिखता है तो आप सीधा सीधा मिश्र ताल, मिश्र जाति उस ताल की होगी। इसी तरीके से आपका संकीर्ण का हो जाएगा। अब देखिए किसी विद्यार्थी ने हमसे प्रश्न पूछा था कि सर जातियों का निर्धारण कैसे होता है हिंदुस्तानी। अगर जैसे खंड देखिए, खंड क्या होता है भाई? खंड जो होता है, खंड की मात्रा 5 होती है। इसको आप 2 तरीके से तोड़ सकते हो। एक पहला तरीका है 2 3 2 3 का छंद रूप चलेगा, या तो आपका 3 2 3 2 का चलेगा। अगर किसी भी ताल में, जैसे आपका झप ताल, एग्जाम्पल आप झप ताल देखिए, झप ताल, झप ताल का क्या है? धीना धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, तो 2 3 2 3, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका? ये छंद रूप इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? खंड जाति हो गया। तो कोई भी ताल हो, यदि छंद रूप इस तरीके से चल रहा है या इस तरीके से चल रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा भाई? खंड जाति का। अब संकीर्ण को कैसे आप तोड़ोगे? संकीर्ण, संकीर्ण आपकी 9 मात्रा का होता है। इसको देखिए कैसे आप तोड़ोगे। एक तो आपका 5 4, दूसरा आपका 4 5, तीसरा ढंग होगा 5 2 2। ठीक है, इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हो। तो अगर किसी भी ताल में, या किसी भी ताल में प्रत्येक विभाग 1 मात्रा का हो और वो 9 मात्रे से अधिक हो, जैसे आपका बसंत, रुद्र, ये सारे ताल जो हैं आपके संकीर्ण जाति के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर? अब मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नाट्य शास्त्र में किस मार्ग का उल्लेख नहीं प्राप्त होता? ध्रुव, चित्र, दक्षिण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका समय प्रारंभ होता है अब। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मार्ग है जिसका उल्लेख जो है कि नाट्यशास्त्र में नहीं किया गया है और वो जो है कि प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ए इज राइट आंसर, ध्रुव मार्ग। नाट्यशास्त्र में ध्रुव मार्ग 1 मात्रा काल होने के कारण ग्रंथकार इसका उल्लेख नहीं करते हैं। चित्र, दक्षिण
3 मार्ग का उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र में कितने मार्ग का भाई? अगर मार्ग, नाट्यशास्त्र में मार्ग पूछा जाए तो 3 मार्ग का उल्लेख मिलता है। चित्र, वार्तिक और दक्षिण। पहला क्या? चित्र, दूसरा वार्तिक और चौथा तीसरा जो है दक्षिण। ध्रुव, चित्र, वार्तिक, दक्षिण। एक और मार्ग होता है वार्तिक। ये चारों मार्गों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये चारों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये जो आपको मिलता है संगीत रत्नाकर में मिलता है। कहां मिलता है? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में प्राप्त होता है 4 प्रकार के मार्ग। ठीक है, 4 प्रकार के मार्गों का जो उल्लेख आपका प्राप्त होता है वो आपका संगीत रत्नाकर में प्राप्त होता है। और नाट्यशास्त्र में ध्रुव मार्ग का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ध्रुव मार्ग आपका एक मात्रे काल का होता है, इसलिए जो है ध्रुव का उल्लेख नहीं किया गया है। और नाट्यशास्त्र में अगर मार्गों पूछा जाए कि मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होता है केवल 3 प्रकार का, चित्र, वार्तिक और दक्षिण। ये 3 प्रकार के मार्गों का जिक्र जो है कि नाट्यशास्त्र में किया गया है। क्लियर? जो भी डाउट हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राग शुद्ध सारंग के अवरोह में वर्जित स्वर निम्न में से क्या है? ग, ध, नि, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राग शुद्ध सारंग यहां पे आपको पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध सारंग। चलिए देखिए इस प्रश्न का प्रश्न क्या है? देखिए, राग शुद्ध सारंग के अवरोह में वर्जित स्वर निम्न में से क्या है? तो अवरोह में कौन सा वर्जित स्वर है भाई? तो अवरोह में जो वर्जित है वो आपका गांधार है। चलिए, शुद्ध सारंग किस थाट का राग है? थाट बता दीजिए आप लोग। थाट बताइए, वादी स्वर बताइए, संवादी स्वर बताइए, जाति क्या है? अब जाति से ही आप बताओगे, जाति से ही क्या इसकी जाति है। अवरोह में एक स्वर अगर वर्जित है तो आपका सारव हो गया भाई। और क्या जाति है ये आपको बताना है। ठीक है, और इसमें जो है, चलिए इतना पहले बताइए। देखिए थाट क्या है? कल्याण। कल्याण थाट का राग है। और वादी संवादी जो है, वादी ऋषभ, संवादी पंचम। जाति इसका औड़व साड़व है। क्या है? औड़व साड़व। जब औड़व साड़व है तो अवरोह में इसका मतलब है कि 5 स्वर का प्रयोग है तो 2 स्वर वर्जित है। तो वो 2 स्वर अवरोह में कौन से वर्जित है भाई? अवरोह में 2 स्वर वर्जित है आपका गध है, गांधार और धैवत। साड़व, साड़व है अवरोह का, तो अवरोह में कौन सा है? गांधार वर्जित है। तो आरोह में गधा वर्जित है और अवरोह में गांधार वर्जित है। ठीक है, क्लियर? और इस राग में ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग है। क्या? दोनों मध्यम का प्रयोग। ठीक है, दोनों मध्यम का प्रयोग है। यहां से आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन, निम्न में से ऐसा कौन सा राग है जिसके दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका शुद्ध सारंग। क्लियर? अब इसका यदि एक प्रश्न और है, यदि शुद्ध सारंग का वादी स्वर ऋषभ है तो यह क्या है? यह आपका पूर्वांग वादी राग है। क्या है? पूर्वांग राग है। किससे संबंधित है? आपका पूर्वांग राग से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? आपको विभागों की संख्या बताना है। रुद्र ताल में 11, 7, 8, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए। और यह भी आपको बताना है कि रुद्र ताल में ताली कितनी है, खाली कितनी है, मात्रा कितना है और जाति क्या है इसकी। और ये कौन सा पदी ताल है? समपदी है, विषम पदी है, मिश्र पदी है, कौन सा पदी ताल है? ये भी आपको कमेंट में बताना है। देखिए इस ताल में आपको क्या क्या बताना है? पहला मात्रा, आपको तो विभाग पूछा जा रहा है। ताली बताना है, खाली बताना है, पद बताना है, जाति बतानी है। ये सारी चीजें आपको कमेंट में जवाब देना। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, रुद्र ताल में कितने विभाग हैं? तो 11 विभाग हैं। ठीक है, मात्रा इसका क्या हो गया? मात्रा आपका 11, ताली 8, खाली 3, पद ये आपका समपदी है। समपदी कैसे हुआ?
ये जान लो। देखिए रुद्र ताल के प्रत्येक विभाग में एक एक मात्रा होती है, समान सारे विभागों में एक एक मात्रा है, तो ये आपका समान पद दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम समपदी ताल कहते हैं। जाति क्या है इसकी? ये आपका संकीर्ण जाति है। हमने ऊपर आपको बताया था कि यदि किसी भी ताल के प्रत्येक विभाग में एक एक मात्रा हो और उसकी मात्रा 9 से ज्यादा हो, तो वो आपका 9 हो या 9 से ज्यादा हो, तो आप उसे संकीर्ण जाति के अंतर्गत रख सकते हैं। और इस ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक विभाग में एक एक मात्रा होती है, ठीक है, एक एक मात्रा होती है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एक और, कि रुद्र ताल निम्न में से ऐसा कौन सा ताल है जितनी मात्रा उतनी विभाग को दर्शाता है, जितनी मात्राएं हैं उतने विभाग को दर्शाया जाता है। तो आपका रुद्र ताल है 11 मात्रा 11 विभाग, बसंत ताल है 9 मात्रा 9 विभाग से दर्शाया जाता है। तो अगर दोनों आपका ऑप्शन में है तो एक से अधिक आप लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, रूपक ताल खंड जाति में मात्रा होती है कितनी? रूपक ताल अगर खंड जाति की मात्रा पूछी जाए तो कितना होगा? 9 7 6, जिसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए भाई, अब सबसे पहले आपको यह बताना है कि रूपक ताल, कर्नाटक संगीत में रूपक ताल का संकेत क्या है। संकेत देखिए, द्रुत लघु या आप लघु द्रुत करते हो। अब खंड जाति में मात्रा कितनी है? खंड जाति की, खंड जाति यहां पे देखिए जाति दे दिए, खंड जाति आपकी 5 मात्रा की। तो अब यहां पे देखिए द्रुत को आप किससे प्रयोग करते हैं? 2 से, और खंड जाति आपका लघु 5, तो ये हो जाएगा 7 मात्रा। तो रूपक ताल खंड जाति में 7 मात्रे की ताल होगी। और अगर यही पूछ दिया जाए कि मिश्र में कितना होगा? मिश्र में रूपक ताल मिश्र जाति तो 2 + 7 ये हो जाएगा 9। और अगर पूछ दिया जाए चतस्र जाति में 2 + 4 तो ये हो जाएगा 6 मात्रा। तो ये जो आपका 9 मात्रा है ये रूपक ताल मिश्र जाति, और ये जो 6 मात्रा है ये रूपक ताल चतस्र जाति की मात्राओं को संबंधित करता है। तो जो आपका कर्नाटकी संगीत में जो तालों की बात होती है उसमें लघु का मान जाति के आधार पर परिवर्तित होता है। जैसे जैसे अगर आपका खंड है तो 5 लघु का मान, मिश्र है तो लघु का मान 7, चतस्र जाति है तो 4, त्रस्य जाति है तो 3, इस तरीके से मात्राएं वहां पे होती रहती हैं। तो उसके आधार पे आप मात्राओं को रखकर जो भी अंग और दिए गए हैं उनकी मात्राएं देखिए 3 ही अंग होता है, द्रुत, अनुद्रुत और लघु। लघु का मान जाति के आधार पर परिवर्तित होता है, लेकिन अनुद्रुत और द्रुत का मान परिवर्तित नहीं होता है। अनुद्रुत कर्नाटक संगीत में 1 मात्रा काल और द्रुत जो होता है वो 2 मात्रा काल का होता है। जहां भी द्रुत होगा उसको 2 लिखेंगे और अनुद्रुत जहां भी होगा वहां पे हम 1 लिखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक सूचना है कि यूजीसी नेट जरा वोकल बैच 2024 दिसंबर के लिए और परकशन इंस्ट्रूमेंट बैच 2024 दिसंबर सेशन के लिए हमारा स्टार्ट कर दिया गया है। 1 जुलाई से हमारे एप्लीकेशन एके म्यूजिक क्लासेस एप्लीकेशन पर जो है कि लॉन्च कर दिया गया है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर जाके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है कि आपको मल्टीपल वैधता के साथ आप अगर पर मंथ फीस देना चाहते हैं तो पर मंथली आपको 1199 रुपए आपकी फीस है। वो फीस आपका जो है कि अभी कुछ और भी कम हो जाएगा, आपको वो फीस जो है कि 999 रुपए आपको रखने का विचार किया जा रहा है मंथली, जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो, जिससे आसानी के साथ वो पर मंथ अगर देना चाहते तो पर मंथ वो जो है फीस पेमेंट कर सकें। तो जो विद्यार्थी पर मंथ 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल ये 4 वैलिडिटी दिया गया है। तो अगर आप 3 मंथ का लेना चाहते हो 2770 रुपए आपका है। अगर आपका 6 मंथ का लेना चाहते हो 5000 कुछ रुपए, 5100 कुछ रुपए पड़ेगा। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो तो आपका जो है कि 7183 रुपए पूरी फीस आपको विथ जीएसटी सब कुछ लेके 7183 में पूरे साल भर का फीस आपको फुल कोर्स वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन लाइव क्लास आपका जो चलेगा वो केवल 6 महीना चलेगा और कोर्स वैलिडिटी जो होगी वो 1 साल की होगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है ऋषभ और गांधार के मध्य का भिन्नांक है। क्या भिन्नांक है? 9/8, 9/10, 16/15, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है अब। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
देखिए, अब आपको भिन्नांक निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो सबसे पहले ये जो आपका ऋषभ है और जो गांधार है, इसकी आंदोलन संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो इन दोनों स्वरों की आंदोलन संख्या बताइए। ऋषभ का आपका 270 होता है और गांधार का आपका 300 होता है। देखिए, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, रे बटा ग। आप कहीं कहीं आपको ये पलट जाता है, कहीं कहीं पे आपको गांधार बटा ऋषभ हो जाता है, तो आपका 300 बटा 270 भी हो जाता है कहीं कहीं। तो इस तरीके से भी आपको मिलता है। तो आपको देखिए, काटिए, 9 त्रिक 3 9 27, 3 दहा में 30, अर्थात 9 बटा 10। तो ये आपका 9 बटा 10 का भिन्नांक जो है आप किसका है, वो आपका 9 बटा 10, या अगर इस तरीके से करोगे तो 10 बटा 9 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका भिन्नांक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी स्वर का आप भिन्नांक या अनुपात, इसी को अगर अनुपात में लिखना हो तो 9:10 या 10:9 आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रुद्र ताल की तिगुन कितनी मात्रा में आएगा? 3 से 2 बटा 3, 4 से 3 बटा 4, 5 से 1 बटा 3, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं, जिसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए, इस प्रश्न, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसको निकालने के लिए हमने बताया था, सूत्र हमने एक बताया था, ताल की मात्रा बटे लयकारी, ये सूत्र हमने आपको बताया था। अगर आपको सूत्र याद होगा, नहीं है तो आप हमारा जो है कि एक शब्ददीक्षित सांगीतिक कार्यशाला, लयकारी का कार्यशाला हमने कराया था, उसे आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट है लयकारी का, वहां पे जाकर आप पूरा दे सकते हैं। अब देखिए, रुद्र ताल, ताल कौन सा है? रुद्र ताल की मात्रा 11। त्रिगुण को इंडिकेट हम किससे करते हैं? त्रिगुण जो होता है उसको आप 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 11 बटा 3। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक का 9 2 11, तो 3 सही 2 बटा 3 मात्रा, ए इज राइट आंसर। 3 सही 2 बटा 3 मात्रा में रुद्र ताल की त्रिगुण आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ताल का त्रिगुण, चौगुण, पंचगुण आप निकाल सकते। जो भी लयकारी आपसे पूछे, आप लयकारी के स्थान पर रख कर उसे आप ज्ञात कर सकते हो। यह हमारा रहा आज का 20 प्रश्नों की श्रृंखला। 20 प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं। एक सूचना दे दें कि बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी म्यूजिक प्रैक्टिस सेट 2024 का लॉन्च कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी अपना प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी, प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, वो जरूर लें। और प्रत्येक इसमें आपको 4 सेट दिए गए हैं और एवरी सेट में 80 प्रश्न हैं। 4 सेट में 80 प्रश्न, अर्थात 4 × 80 अर्थात 320 प्रश्न आपको दिए गए हैं। और वो ऐसे प्रश्न हैं कि हो सकता है आपको एग्जाम में वहां से पूछा जा सके। कुछ प्रश्न रखा गया है कि आपको एग्जाम से ही रिलेटेड सारे, जैसा बीपीएससी में पूछा जाता है उसी तरीके का प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। और बेस्ड ऑन पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। और यह केवल ऑनलाइन मोड पर है, मात्र 99 रुपए आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर परचेस करके वहां पर ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में देने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां पर एके म्यूजिक क्लासेस लिखना होगा और ये लोगो आएगा। इस लोगो को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस टेस्ट पर जाएंगे, इस बैच पर जाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक जनरेट होकर जाएगा। वहां से आप जो है कि प्रोसेस कर सकते हो बैच परचेस करने, वहीं से आपको पेमेंट करना है। तो ये आपके पूरा आज का चौथा सेट बीपीएससी, जो कि बीपीएससी के लिए जो चौथा सेट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और आप सभी को यह सेट, यह प्रश्नों की 20 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी, इस पर आप सभी लोग अपने जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। सारे प्रश्नों का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दें और लास्ट में आप इस प्रश्नोत्तरी पर अपनी बातों को जरूर लिखें कि आपको ये जितनी भी श्रृंखला मैं करा रहा हूं, वीडियो के माध्यम से लाइव में आ नहीं पा रहा हूं, कोई किसी कारण के वजह से, जो कि लाइव मुश्किल हो पा रहा है मेरे लिए, तो हम आगे जैसे ही हम उस चीज से निकलेंगे तो हम जरूर आपके मध्य लाइव उपस्थित होंगे। तब तक हम आपके मध्य जो है कि वीडियो के द्वारा हम मिलते रहेंगे। और प्रश्नोत्तरी कैसा लगा, श्रृंखला कैसी लगी, इस पर भी आप लोग अपने राय, अपने विचार जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे उनकी तैयारी हम मॉक टेस्ट के माध्यम से, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे हम लाइव के माध्यम से, हम उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर करा सकें। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त करते हैं।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड आफ्टरनून। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।